पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि गु क्लैन और हुन क्लैन के बीच एक बेहद खतरनाक बैटल हुई थी, लेकिन लास्ट में हुन क्लैन के हाथ वो जेड लग जाता है। जाने से पहले हुन तियांडी ने शाओ यान को आधे महीने का टाइम दिया था। इसके बाद शाओ यान सीधे हेवनली टोम्ब में अपने एंसेस्टर्स से मिलता है और लास्ट में शाओ शुआन उस टोम्ब सोल से फाइट कर रहे थे। और आज की इस वीडियो के अंदर हमें रोमांटिक और इमोशनल सीन देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में शाओ शुआन के बॉडी से सोल फ्लेम उठते ही टॉम्ब सोल दहशत में आ गया और उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो शाओ शुआन? अगर तुमने ऐसे ही अपनी सोल को इग्नाइट किया तुम इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाओगे। नीचे खड़े शाओ यान का शरीर ये सुनकर बुरी तरह कांपने लगा और उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक बदल गए। एक अल्केमिस्ट होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था ये सोल इग्निशन है, एक ऐसा तरीका जो कुछ टाइम तक अपार पावर देता है लेकिन बदले में सोल को पूरी तरह खत्म कर देता है। शाओ यान की आंखों में आंसू भर आए और उसने लड़खड़ाती आवाज में अपने एंसेस्टर को पुकारा। शाओ शुआन ने उसे पहले कभी नहीं बताया था कि वो अपनी सोल को इग्नाइट करने वाले हैं। घबराए हुए टोम्ब सोल के सामने शाओ शुआन ने बस एक शांत मुस्कान दी और कहा कि मेरा मिशन अब पूरा हो चुका है, अब मेरा जीना या मरना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना कहकर उन्होंने अपना हाथ उठाया जिसमें फ्लेम जल रही थी। अचानक उनकी हथेली से एक टेरिफाइंग सक्शन फोर्स निकला जिससे टोम्ब सोल के उस विशाल चेहरे पर एक जोरदार फ्लक्चुएशन महसूस होने लगा, जैसे कोई चीज जबरदस्ती बाहर खींची जा रही हो। गुस्से में टॉम्ब सोल दहाड़ा जिससे हेवनली टॉम्ब कांप उठा। तभी उसके मुंह से हजारों फीट लंबा स्पिरिचुअल स्पेयर निकला जो तुरंत स्पेस चीरता हुआ शाओ शुआन की ओर बढ़ा। शाओ शुआन शांत रहे, एक हल्की मुस्कान के साथ मुट्ठी बंद की और एक सोनिक वेव के साथ स्पीयर रोक दिया। सिर्फ एक इशारे से वही स्पीयर पलटा और पहले से भी ज्यादा खतरनाक होकर टॉम्ब सोल पर ही टूट पड़ा। उसकी नोक पर जलती हुई सोल इंसिनरेशन फ्लेम्स के साथ बिजली की रफ्तार से उड़ता स्पीयर फायर स्पीयर में बदल गया और उस विशाल चेहरे को भेदते ही धमाका हुआ जिससे टॉम्ब सोल से दर्दनाक चीख निकल पड़ी। फ्लेम उसकी स्पिरिचुअल बॉडी के लिए जानलेवा थी। आसमान में वो विशाल चेहरा फायर से घिरकर सिकुड़ने लगा। बेकाबू स्पिरिचुअल वेव से पूरा इलाका हिल उठा और एनर्जी बॉडीज डर के मारे भागने लगी। शाओ यान बस आसमान की ओर देखता रहा। शाओ शुआन की ताकत अब एक टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी थी, लेकिन इसी के साथ शाओ यान जानता था इस लड़ाई के बाद शाओ शुआन की सोल हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगी। आग के बीच टॉम्ब सोल सिकुड़कर ह्यूमन फॉर्म में आ गया। आंखों से नफरत साफ टपक रही थी। शाओ शुआन ने उसे पूरी तरह इग्नोर किया और फायर सील्स बनाते हुए एक विशाल फॉर्मेशन बनाया जिसमें टॉम्ब सोल को कैद कर दिया। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता चारों ओर से फायर बीम्स ने उसकी बॉडी को चीर डाला। वो पागलों की तरह छटपटाया लेकिन उन पतली फायर बीम्स की स्पिरिचुअल पावर बेहद खतरनाक थी। शाओ शुआन की ठंडी आवाज आई, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अब भी खत्म नहीं कर सकता तो तुम गलत हो। हार सामने देखते ही टॉम्ब सोल गिड़गिड़ाया लेकिन शाओ शुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, डिस्कशन की जरूरत नहीं है, अपना स्पिरिचुअल एसेंस मेरे हवाले कर दो। अगले ही पल उसकी बॉडी से खींचकर एक 10 फीट का क्लियर लाइट क्रिस्टल बाहर आया जो तेज रोशनी बिखेर रहा था। शाओ यान ने उस लाइट क्लस्टर की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो उसकी सोल के भीतर एक वार्म फीलिंग महसूस हुई। उसने मन ही मन सोचा कि क्या यही टॉम्ब सोल का स्पिरिचुअल एसेंस है। उस सोल एसेंस के बाहर खींचते ही टॉम्ब सोल एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ने लगा क्योंकि अब वो सच में डर गया था। वह चिल्लाया कि मुझे छोड़ दो, मैं पूरी हेवनली टॉम्ब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन उसकी चीखें बेकार थीं। शाओ शुआन की सील्स बदलते ही फायर बीम्स और बड़ी हो गईं और उन्होंने आधा लाइट क्लस्टर बाहर खींच लिया। मौत को सामने देख टॉम्ब सोल ने अपनी आखिरी कोशिश के तौर पर अपनी ही सोल को बर्न करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसके शरीर से आग की लपटें उठी आकाश से एक स्पिरिचुअल पाल्म नीचे आया और उसके चेहरे पर जोरदार अटैक किया। उस जबरदस्त स्ट्रेंथ ने उसे दूर फेंक दिया और उसी पल वो गोल क्लियर लाइट क्रिस्टल पूरी तरह से उसकी स्पिरिचुअल बॉडी से बाहर खींच लिया गया। कमजोरी महसूस करते ही वह पागलों की तरह अपने स्पिरिचुअल एसेंस की ओर झपटा, लेकिन शाओ शुआन ने बॉडी के प्रेशर से उसे जमीन पर पटक दिया। दूर खड़ी एनर्जी बॉडीज की आंखें नफरत से लाल हो गईं और वे सब मिलकर उस टॉम्ब सोल पर टूट पड़ी। चारों ओर से होने वाले हमलों को वो टॉम्ब सोल रोक नहीं पाया और एक दर्दनाक चीख के साथ उसकी बॉडी धूल में मिल गई। उसकी सोल के टुकड़े हवा में बिखर गए और इस तरह उसका एंड हुआ। उसके गायब होते ही बाकी एनर्जी बॉडीज शांत हो गईं और उन्होंने सम्मान में शाओ शुआन के सामने घुटने टेक दिए। शाओ शुआन के सामने वो 100 फीट बड़ा लाइट क्लस्टर हवा में तैर रहा था। उन्होंने नीचे शाओ यान की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, लड़के मैं बस इतना ही कर सकता था, अब तुम डी स्टेट सोल तक ब्रेक थ्रू कर पाओगे या नहीं ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। शाओ शुआन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि इसे रिफाइन करो और अब्सॉर्ब कर लो। शाओ यान ने अपने सामने उस लाइट क्लस्टर को गौर से देखा। उसके भीतर डेंस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मौजूद थी, यहाँ तक कि शाओ यान की
अपनी परफेक्ट हेवनली स्टेट सोल भी उस ताकत के सामने बहुत छोटी और मामूली नजर आ रही थी। दरअसल वो हेवनली टॉम्ब सोल अनगिनत सोल के टुकड़ों से बनी थी। शाओयान ने आकाश में मौजूद शाओ शुआन की ओर झुककर ग्रीट किया और कहा कि एंसेस्टर, आपका ये डिसेंडेंट शाओयान डी स्टेट पर ब्रेक थ्रू जरूर करेगा। इसके बाद शाओयान ने बिना समय गंवाए एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे उस ब्राइट लाइट क्लस्टर के भीतर समा गया। एक पल में एक तेज रोशनी चमकी और शाओयान का पूरा शरीर उसमें गायब हो गया। आसमान में खड़े शाओ शुआन का शरीर अब थोड़ा पीला पड़ने लगा था। उन्होंने उस लाइट क्लस्टर को देखा और उनके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आ गई। वे अपने इस डिसेंडेंट से बेहद खुश थे। शायद शाओयान वो काम पूरा कर सके जिसे वे अपने समय में अधूरा छोड़ गए थे। उन्होंने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा कि अभी थोड़ा वक्त बाकी है, उम्मीद है कि मैं तुम्हारे इस मेडिटेशन से बाहर आने तक रुक पाऊंगा। इतना कहकर शाओ शुआन उस लाइट क्लस्टर के बाहर बैठ गए। लाइट क्लस्टर के अंदर शाओयान ने एक पूरी दुनिया देखी जहाँ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना अनंत ओशन था। उसकी सोल उसके सामने तिनके जैसी थी। अब उसे समझ आया कि टॉम्ब सोल कितनी भयानक थी और शाओ शुआन को क्यों अपनी सोल इग्नाइट करनी पड़ी। ये सारी स्पिरिचुअल पावर अब बिना इम्प्रिंट की थी जो डी स्टेट सोल तक पहुंचने में मदद सकती थी। शाओ शुआन का ये आखिरी और सबसे अनमोल तोहफा था। हुन क्लैन से लड़ने के लिए शाओयान ने बिना समय गंवाए इसे रिफाइन करना स्टार्ट किया। हेवनली टॉम्ब के अंदर बने इस दूसरे टॉम्ब में समय और भी धीमा था जो शाओयान के लिए वरदान बन गया। उसके माथे से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तेजी से बाहर निकली और देखते ही देखते वो हजारों फीट ऊंचे एक विशाल इल्यूजरी फिगर में बदल गई और प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से रिफाइनमेंट शुरू किया। यहाँ इल्यूजरी फिगर शाओयान का ही स्पिरिचुअल फॉर्म था। पूरे स्पेस में एक भयानक गर्मी फैल गई। जैसे ही फ्लेम ने उस इल्यूजरी फिगर को घेरा, नीचे मौजूद स्पिरिचुअल सी में हलचल मच गई। वहाँ एक विशाल वॉर्टेक्स बन गया जिससे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस इल्यूजरी फिगर के भीतर समाने लगी। भले ही ये स्पिरिचुअल पावर अनगिनत सोल्स की वजह से इम्प्योर थी, लेकिन प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम और लिटिल यी की मदद से शाओयान इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को प्यूरिफाई कर रहा था। जैसे जैसे समय बीता वो इल्यूजरी फिगर और भी ज्यादा चमकने लगा। अब सोल का प्रेशर लेजेंडरी स्टेट के करीब पहुंचने लगा। हेवनली टॉम्ब के भीतर एक महीना हो चुका था, लेकिन लाइट क्लस्टर के भीतर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। शाओ शुआन बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनका शरीर अब और भी ज्यादा पीला और इनविजिबल टाइप का हो गया था। वे अब और ज्यादा ओल्ड दिखने लगे थे। साफ था कि उनका एंड करीब है, फिर भी वे अपनी जिद पर अड़े रहे। जमीन पर मौजूद एनर्जी बॉडीज यह देखकर दुखी थी कि एक महान हीरो का अंत इस तरह हो रहा है। अचानक शाओ शुआन ने अपनी आंखें खोली। उनके कमजोर चेहरे पर एक मुस्कान आई। उन्होंने लाइट क्लस्टर को देखा और धीरे से बुदबुदाए कि लिटिल बॉय, मेरा समय अब खत्म हो रहा है। हेवनली टॉम्ब के भीतर का वह एक महीना शाओयान के लिए एक साल जैसा था। उस विशाल स्पिरिचुअल सी के बीच बैठी इल्यूजनरी फिगर अब बिल्कुल असली दिखने लगी थी। जब दूसरे महीने का आखिरी दिन आया तो सभी एनर्जी बॉडीज ने एक लंबी सांस ली। आसमान में मौजूद शाओ शुआन अब लगभग गायब होने वाले थे। फिर भी एक आखिरी उम्मीद ने उन्हें इस दुनिया में रोक रखा था। शाओ शुआन ने अफसोस के साथ कहा कि लगता है मैं अब और इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक पूरी हेवनली टॉम्ब का स्पेस बुरी तरह कांप उठा और एक प्रेशर निकला जिसके सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सका। गायब होते हुए शाओ शुआन की आंखों में उस प्रेशर को महसूस करते ही एक चमक आ गई। तभी एक आवाज गूंजी, आपका ये डिसेंडेंट शाओयान अपने एंसेस्टर को विदाई देता है। आसमान में एक इल्यूजरी फिगर खड़ा था जो धीरे धीरे सिमटने लगा और एक साधारण इंसान के कद का होकर घुटनों पर आ गया। हेवनली टॉम्ब के भीतर मौजूद सभी एनर्जी बॉडीज कांपने लगी। उसका प्रेशर इतना भयानक था जैसे उनके वजूद को एक पल में ही खत्म कर देगा। उसी समय शाओ शुआन का शरीर धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। उनकी आंखों में एक गहरा संतोष और खुशी साफ थी और देखते ही देखते वे गायब हो गए। और इसी के साथ एक लेजेंड की कहानी यहीं खत्म होती है। जब उसकी सोल फ्लेम आखिरी बार भड़की तो वो आग किसी डिस्ट्रक्शन की नहीं थी, वो आग लेगेसी की थी। उस पल पूरी हेवनली टॉम्ब में खामोशी छा गई। हवाएं थम गईं और समय जैसे रुक सा गया हो, क्योंकि सब जानते थे आज कोई आम सोल नहीं मिट रही थी। आज एक ईरा एंड हो रहा था। नीचे खड़ा शाओयान बस देखता रह गया। आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक आग जल चुकी थी। वो आग जो उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करेगी और जो उसे याद दिलाएगी कि ये ताकत उसे मिली नहीं है, ये ताकत उसे सौंपी गई है। शाओ शुआन की वो आखिरी मुस्कान जैसे कह रही थी, अब मेरी कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन तुम्हारी कहानी अब शुरू हुई है। शाओ शुआन के ओंझल होने के बाद भी शाओयान काफी देर तक घुटनों के बल बैठा रहा। अंत में खड़ा हो गया। शाओयान ने उस जगह की ओर देखते हुए धीरे से कहा, एंसेस्टर। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खाली हवा को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। उसके हाथ में एक इनविजिबल लाइट स्पॉट उभर आया जिसे कोई साधारण इंसान देख भी नहीं सकता था। ये शाओ शुआन का लाइफ इम्प्रिंट था। सिर्फ वही लोग इसे देख सकते थे जिनकी सोल डी स्टेट में कदम रख चुकी हो, वरना अगर किसी की डाउ ची 9 स्टार डाउ शेंग क्लास तक भी पहुंच जाए तो भी वो इस मिस्टीरियस एग्जिस्टेंस का
पता नहीं लगा सकता था। देखा जाए तो शाओ शुआन इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो चुके थे। वो अल्टीमेट एक्सपर्ट जिसने कभी डाउची कॉन्टिनेंट पर राज किया था, लेकिन डी स्टेट पर पहुंचे शाओ यान की नजरों में उम्मीद बाकी थी। ये लाइफ इम्प्रिंट शायद शाओ शुआन को दोबारा जिंदगी दे सकता था। हालांकि अपनी सोल को डी स्टेट तक ले जाने के बाद भी शाओ यान अभी भी ऐसा करने के लिए काबिल नहीं था। शायद भविष्य में जब वो असल में लेजेंडरी डाउ डी क्लास तक पहुंच जाएगा तभी ये मुमकिन हो पाएगा। जो भी हो, कम से कम एक उम्मीद तो थी। वो अदृश्य लाइफ इम्प्रिंट धीरे से शाओ यान की हथेली से उठा और उसके माथे में समा गया, जहाँ उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उसे सुरक्षित रखेगी। शायद एक लंबे अरसे बाद वो महान इंसान जिसने चाओ क्लैन के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, फिर से इस दुनिया में लौट आए। उस लाइफ इम्प्रिंट को संभालने के बाद शाओ यान ने एक ठंडी आह भरी। उसने नीचे झुककर हेवनली टोम को देखा। भले ही बाहर सिर्फ आधा महीना बीता था, पर इस टोम के भीतर शाओ यान ने 2 साल गुजार दिए थे। हेवनली टोम सोल को पूरी तरह रिफाइन करने में उसे इतना वक्त लग गया था। खुशकिस्मती से यहाँ वक्त की रफ्तार अलग थी, वरना बाहर की दुनिया न जाने कितनी बदल चुकी होती। शाओ यान ने धीरे से अपनी मुट्ठी कसी। उसकी आंखों में एक अजीब सा एहसास जागा। उसे महसूस हो रहा था जैसे पूरी हेवेनली टोम अब उसकी उंगलियों के इशारे पर है। उसने हवा में हाथ चलाकर एक इशारा किया, एक्सप्लोड। पलक झपकते ही सैकड़ों हजारों फीट दूर एक पहाड़ बिना किसी चेतावनी के धूल में तब्दील हो गया। अब उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एक सोच से पूरे रेल्म में फैल सकती थी। डी स्टेट सोल और परफेक्ट हेवनली स्टेट के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। शाओ यान आसमान में था। शायद अब जाने का वक्त आ गया है। शाओ शुआन जा चुके थे और अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था जिसे छोड़कर जाने में उसे दुख हो, लेकिन हेवनली टोम सोल को निगलने की वजह से अब इस रेल्म पर उसका पूरा कंट्रोल था। इसका मतलब यह था कि वह भविष्य में कहीं से भी हेवनली टोम के लिए एक स्पेशल टनल खोल सकता था और उसकी मर्जी के बिना कोई भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता था। वो अब इस जगह का मालिक बन चुका था। हालांकि यहाँ की एनर्जी अब उसके काम की नहीं थी, लेकिन यहाँ वक्त का धीमा होना ट्रेनिंग के लिए बहुत फायदेमंद था। ये उसके और उसके ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी ताकत साबित होने वाला था। उसे अब अपना अलग रियम बनाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक डाउडी द्वारा बनाए गए इस रेल्म जैसी खूबियां खुद से पैदा करना मुमकिन नहीं था। शाओ यान ने अपने इमोशंस को काबू में किया और स्पेस में एक लकीर खींची, जिससे स्पेशल क्रैक ओपन हो गया। देखते ही देखते वो गायब हो गया। बाहर गू रेल्म के पहाड़ों के ऊपर कुछ लोग खड़े थे। वे सभी परेशान होकर उस कांपती हुई जगह को देख रहे थे। ले यिंग ने हैरानी से पूछा, क्लैन हेड गु युआन, आखिर हुआ क्या है? आधा महीना बीत चुका है। अगर शाओ यान बाहर नहीं आया तो हुन क्लैन सच में उसके पिता को मार देगा। गु युआन ने माथे पर बल लाते हुए कहा, जब से शाओ यान अंदर गया है बाहर आने का कोई नामो निशान नहीं है। हेवनली टोम्ब बंद हो चुका है। वहाँ का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक है। मैंने कोशिश की पर एक ताकत ने मुझे रोक दिया। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हेवनली टोम्ब को अब कोई मालिक मिल गया है। ये सुनकर सब दंग रह गए। हेवनली टोम्ब का मालिक सिर्फ वही डाउडी था जिसने इसे बनाया था। इतने सालों से इसका कोई मालिक नहीं था। कईयों ने इसे काबू करने की कोशिश की पर सब नाकाम रहे। गु युआन जैसा पावरफुल इंसान भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए उसकी बात पर यकीन करना मुश्किल था, पर कोई उसे गलत भी नहीं कह सकता था। शूनर का चेहरा पीला पड़ गया। उसे मालिक से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस शाओ यान की फिक्र थी। गु युआन ने गंभीरता से कहा, मैं दोबारा कोशिश करता हूँ। अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने आसमान में एक विशाल एनर्जी हैंड तैयार किया और उस स्पेशल क्रैक पर हमला किया। उसका स्पिरिचुअल हैंड तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही वो टकराने वाला था वहाँ से एक जबरदस्त स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकला और उसने गु युआन के हमले को तिनके की तरह बिखेर दिया। ये देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। गु युआन इस कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे और उनके हमले को सिर्फ एक लहर ने नाकाम कर दिया था। गु क्लैन के तीनों इमॉर्टल्स चिल्लाए, कुछ गड़बड़ है, फॉर्मेशन बनाओ। देखते ही देखते चारों तरफ से एक्सपर्ट जमा हो गए और अपनी डाउ ची के साथ तैयार हो गए। गुदाओ ने ऊंची आवाज में कहा, आप जो कोई भी हैं कृपया बताएं कि आप कौन हैं। ये गु क्लैन का इलाका है। तभी उस स्पेशल टनल से एक परछाई बाहर आई। उस शख्स ने बाहर आते ही जब चारों तरफ देखा, क्या किसी का स्वागत करने के लिए इतनी बड़ी आर्मी की जरूरत है? शाओ यान। उसे देखकर सब हैरान रह गए। गुदाओ ने राहत की सांस लेते हुए कहा, यहाँ कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट था जिसने क्लैन हेड से मुकाबला किया। और तभी उन्होंने देखा कि गु युआन के चेहरे पर गहरा सदमा था। गु युआन शॉक होते हुए बोला, वो मुकाबला करने वाले क्या तुम ही थे? ये सुनकर शुनर, यान जिन और ले यिंग सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। और शाओ यान का जवाब तो और भी चौंकाने वाला था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वहाँ मौजूद हर शख्स शॉक रह गया, यहाँ तक कि गु युआन जैसा काम इंसान भी अपनी हैरानी पर कंट्रोल नहीं पा सका। माना कि डी स्टेट सोल का होना एक असली डाउडी बनने जितना शॉकिंग नहीं था, लेकिन ये उसी महान रैंक की पहली सीढ़ी थी। यान जिन और ले यिंग जैसे एक्सपर्ट्स जो 8 स्टार डाउशेंग क्लास तक पहुंच चुके थे, उनकी सोल्स भी आज तक इस लेवल को नहीं छू पाई थी। और सबको अच्छी तरह याद था कि महज आधे महीने पहले शाओ यान की सोल सिर्फ परफेक्ट हेवनली
हेवनली स्टेट पर थी। वहाँ सब सोच रहे थे कि इतने कम टाइम में कोई क्या ही कर सकता है। आमतौर पर इतने शॉर्ट पीरियड में तो सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग ही पूरी हो पाती है, मगर शाओ यान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने इस छोटे से टाइम में एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देखा था जिसने हेवंस के रूल्स को चुनौती दे दी थी। हेवनली टॉम्ब से लौटे शाओ यान ने जब अपने आसपास उस सन्नाटे को देखा तो उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसे पता था कि बाहर भले ही आधा महीना बीता हो, पर हेवनली टॉम्ब के भीतर उसने पूरे 2 इयर्स बिताए थे, इसलिए दूसरों का शौक होना उसे अजीब नहीं लगा। 2 साल की मेहनत और हेवनली टॉम्ब सोल की उस असीमित वास्ट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने उसे इस स्टेज तक पहुंचा दिया था। यान जिन ने सूखे लिप्स पर जुबान फेरी और आखिर अपनी क्यूरियोसिटी रोक नहीं पाए और पूछ बैठे, तुमने ये कैसे किया? शाओ यान ने ज्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन न देते हुए बस इतना ही कहा, एंसेस्टर शाओ शुआन ने मुझे एक गिफ्ट दिया था। ये सुनकर यान जिन और ले यिंग एक पल के लिए स्टार्टल्ड रह गए, फिर उन्होंने बिटर स्माइल के साथ अपना सिर हिला लिया। उस पर्सन के लिए उनकी एडमिरेशन अब पीक पर थी। शाओ शुआन वाकई डाउची कॉन्टिनेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन कहलाने के हकदार थे। मरने के बरसों बाद भी उनमें इतनी टेरिफाइंग एबिलिटी थी कि वे किसी की डेस्टिनी बदल सकें। गु युआन ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें शाओ शुआन को रिवाइव करने का कोई मेथड मिला? उनकी नजरें शाओ यान के पीछे मौजूद स्पेस पर टिकी थीं। इस सवाल से शाओ यान चुप हो गया। उसने धीरे से सिर झुकाया और सॉफ्ट वॉइस में कहा, एंसेस्टर का सोल फ्रैगमेंट अब हेवनली टॉम्ब से गायब हो चुका है। ये सुनते गु युआन को एक धक्का सा लगा। वे समझ गए थे कि शाओ यान की सोल का ये एडवांसमेंट असल में शाओ शुआन के वैनिश की कीमत पर हुआ है। गु युआन और शाओ शुआन का रिलेशन बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड था। फ्रेंडशिप के साथ कंपटीशन भी था। वे जानते थे कि अगर वे अपने अपने क्लैन के हेड न होते तो शायद दुनिया के बेस्ट फ्रेंड होते, पर क्लैन के स्टेटस ने उन्हें हमेशा एक दूसरे के सामने खड़ा रखा। गु युआन ने अपनी फिंगर्स आपस में फंसाई, जिससे साफ था कि वो अंदर से टूट चुके हैं, पर फिर भी उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया और शाओ यान की तरफ देखते हुए पूछा, कल हुन क्लैन की दी हुई आधे महीने की डेट लाइन खत्म हो रही है, अब तुम्हारा प्लान क्या है? शाओ यान ने हेल्पलेसनेस के साथ सिर हिलाया और कहा, मेरे पास और चॉइस ही क्या है? अपने फादर की खातिर मुझे जाना ही होगा। उसे हर हाल में अपने फादर को रेस्क्यू करना था। ये प्रॉमिस उसने अपने 2 भाइयों से किया था। ले यिंग और यान जिन ने एक दूसरे को देखा और खामोश रह गए। वे जानते थे कि शाओ यान के हाथ में मौजूद एंशिएंट जेड उसके क्लैन की प्रॉपर्टी है और उसे इस्तेमाल करने का राइट सिर्फ उसी का है। साथ ही अब वे शाओ यान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती नहीं कर सकते थे। डी स्टेट सोल की स्ट्रेंथ के साथ शाओ यान अब उनके सामने बराबर खड़ा था। गु युआन को उसके रिप्लाई की उम्मीद पहले से थी। उन्होंने कुछ मोमेंट सोचा और कहा, ठीक है, फिर हम कल ही निकलेंगे। हमारे तीनों क्लैंस के एक्सपर्ट्स तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे ही तुम्हारे फादर सेफली तुम्हारे हाथों में आ जाएंगे, हम सब मिलकर अटैक कर देंगे। हमें कुछ एंशिएंट जेड वापस छीनने ही होंगे या फिर कुछ को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। गु युआन का एक्सप्रेशन बेहद अजीब था। वे जानते थे कि अगर हून क्लैन ने सारे एंशिएंट जेड्स कलेक्ट कर लिए और तोशी एंशिएंट गॉड मैंशन खोल दिया तो हून तियांडी को डाउडी क्लास में एडवांस होने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो ये अलायंस किसी बड़े ट्री के सामने एक छोटे इंसेक्ट जैसा बेबस हो जाएगा। शाओ यान ने इस बात पर नोट किया। 3 क्लैंस का साथ होने से उसका करेज बढ़ गया था। भले ही उसके पास डी स्टेट सोल थी, पर वो हुन तियांडी जैसे अल्टीमेट एक्सपर्ट से अकेले फाइट करने का रिस्क नहीं ले सकता था। साथ ही हून क्लैन के पास नाहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम और 4 डीमन सेंट्स जैसे खतरनाक एक्सपर्ट्स भी थे। गु दाओ ने कहा, हमने स्काई मैंशन अलायंस को भी न्यूज भेज दी है। कल तक तुम्हारे लोग भी बेरियल माउंटेन रेंज पहुंच जाएंगे। तब हमारी 4 पार्टीज यूनाइट होंगी। शाओ यान ने फिर से नोट किया। अब उसका अलायंस भी कमजोर नहीं था। उनके पास पिल टावर के एंसेस्टर शाओ चेन और अब खुद डी स्टेट सोल वाला शाओ यान था। रात के अंधेरे ने गु रेल्म को कवर कर लिया। शांत बैम्बू फॉरेस्ट के बीच बने छोटे बैम्बू हाउस के बाहर शाओ यान अकेला खड़ा था। उसके हाथ पीछे की ओर थे और नजरें स्काई पर टिकी थीं। उसे एहसास हुआ कि कैसे वह एक अनजान बनकर सेंट्रल प्लेन्स आया था और आज वो पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े अलायंस का लीडर बन चुका है। इस पूरे प्रोग्रेस के पीछे सिर्फ एक ही रीजन था, अपने फादर को रेस्क्यू करना, जिनसे वो दशकों से नहीं मिला था। शाओ यान ने मन ही मन कहा, फादर, कल हम फिर से रियूनाइट होंगे। उसके हाथ में वह एंशिएंट जेड पीस था जिससे एक वीक लाइट निकल रही थी। तभी पीछे से शूनर आई और उसकी पीठ से लग गई और बोली, अंकल चाओ तुमको इस अचीवमेंट के साथ देखकर बहुत खुश होंगे। शाओ यान ने उसे गले लगाकर कहा, जब मैं छोटा था मैंने फादर से कहा था कि मैं शूनर को अपनी वाइफ बनाऊंगा। तब उन्होंने मुझे डांटा था, पर मैं जानता हूँ कि वे तुम्हें लेकर बहुत खुश हैं। फादर को बचाने के बाद मैं चाहता हूँ कि वे ही हमारी शादी की रस्में पूरी कराएं। शूनर ने खुशी से अपना चेहरा उसकी चेस्ट पर टिका दिया। प्यार के उस माहौल में शाओ यान का दिल थोड़ा हॉट महसूस करने लगा। उसने अपनी बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसी और उसे
उसे किस किया और अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और वो उसे लेकर अंदर चला गया। दरवाजा बंद हुआ और वो रात प्यार और वादों से भर गई। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण ने दस्तक दी, गू क्लैन की शांति भंग हो गई। चारों तरफ से पावरफुल ऑराज उठने लगे। बिग बैटल का समय आ चुका था। दूसरी तरफ लिंग यिंग ने एक स्माइल के साथ बंद दरवाजे की तरफ देखकर आवाज दी, यंग मिस, अब टाइम हो गया है। उस बैम्बू हाउस से शाओ यान और शूनर बाहर आए। गाइस, BTTH की नॉवल में तो हमें काफी रोमांटिक सीन देखने को मिलते हैं, लेकिन डोंगहुआ के अंदर पता नहीं स्टूडियो वाले क्या नशे करते हैं। और ये वीडियो लेट अपलोड हो रही है क्योंकि कैपकट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। इसके रिगार्डिंग मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी और अब मैंने वीडियो और ऑडियो दोनों को दोबारा से एडिट किया है। और अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं वीडियो जल्दी अपलोड करूं तो मुझे वीडियो की जो एडिटिंग है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, तभी मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर पाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो लो एडिटिंग वाली अपलोड करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट को भी चेक करते रहा करो। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। शाओ यान ने अपना सिर उठाया और सामने के पहाड़ की तरफ देखा। वो महसूस कर सकता था कि वहाँ पावरफुल ऑरास का एक बड़ा ग्रुप इकट्ठा हो रहा था। साथ ही दो और दिशाओं से स्पेशल फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ली और यान क्लैन के एक्सपर्ट्स को भी बुला लिया गया है। शाओ यान ने शुनर का हाथ थामा और एक फ्लैश की तरह माउंटेन की ओर बढ़ गया। जब शाओ यान और शुनर पहाड़ के ऊपर पहुंचे तो पूरा स्काई लोगों से भरा हुआ था। गू क्लैन के अनगिनत एक्सपर्ट्स एक फॉर्मेशन में खड़े थे। उनकी वास्ट ऑराज मिलकर एक तूफान जैसा एहसास दे रही थी। गू युआन अचानक उन दोनों के बगल में प्रकट हुए। कुछ पलों बाद वे हंसे और बोले, लगता है तुम दोनों मुझे बहुत जल्द ग्रैंडफादर बनाने का प्लान कर रहे हो। गू युआन की इस अचानक बात से शाओ यान हक्का बक्का रह गया और शूनर का चेहरा पल भर में टमाटर जैसा लाल हो गया। शाओ यान ने बात संभालने के लिए पूछा, क्या पूरा गू क्लैन इस जंग में उतर रहा है? गू युआन ने कहा कि हुन क्लैन काफी पावरफुल है, इसलिए पूरी ताकत दिखानी होगी। शाओ यान ने गू क्लैन के भयानक एक्सपर्ट्स देखे। गू युआन के बाद 8 स्टार डाओ शंगुली, 7 स्टार वाले 3 इमॉर्टल्स और कई 4 to 5 स्टार एल्डर्स। हुन क्लैन के अलावा इनके सामने कोई टिक नहीं सकता। तभी दूर आसमान से एक तेज हवा की आवाज आई। काले सायों का एक बड़ा ग्रुप वहां पहुंचा, जो कि यान क्लैन के पावरफुल एक्सपर्ट्स का ग्रुप था। यान जिन के पीछे खड़े दर्जनों लोग पावरफुल ऑरास के मालिक थे। शाओ यान की नजरें यान जिन के पीछे खड़ी एक बेहद खूबसूरत रेड रोब्स वाली औरत पर टिकी। वो यान जिन के बाद यान क्लैन की स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सपर्ट थी, जिसकी पावर 7 स्टार डाओ शेंग थी। उस वुमन ने शाओ यान की ओर मुस्कुराते हुए सोल टेम्पटिंग टेक्निक से प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शाओ यान ने हल्का सा सोल प्रेशर छोड़ा और उसकी वेव चकनाचूर हो गई, जिससे वो डर गई और समझ गई सामने वाला डी स्टेट सोल पर है। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र में कोई इस मुकाम तक पहुंच सकता है। उसने फौरन अपनी चालबाजी बंद कर दी। यान जिन ने हंसते हुए शाओ यान को एल्डर हुओ लिंग से मिलवाया। हुओ लिंग शाओ यान की तरफ देखकर हंसी। यकीन नहीं होता कि इस उम्र में तुमने लेजेंडरी डी स्टेट सोल हासिल कर ली। चाओ क्लैन ने पहले शाओ शुआन दिया और अब शाओ यान, सच में गॉड तुम पर मेहरबान है। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फेरी होलिंग, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही हैं, मैं तो बस लकी था। फेरी सुनकर होलिंग का चेहरा खिल उठा। तभी गू युआन ने गूंजती आवाज में कहा, सब जानते हैं कि हम आज क्या करने जा रहे हैं। हुन क्लैन की ताकत से सब वाकिफ हैं। अगर जंग हुई तो दुश्मन को हल्के में मत लेना। अगर सब तैयार हैं तो चलिए। गू युआन ने एक इशारा किया। हवा में एक ह्यूज टनल बन गया। वे सबसे पहले अंदर गए। उनके पीछे शाओ यान और शूनर और फिर पूरी आर्मी। धीरे धीरे वो स्पेशल टनल गू क्लैन से गायब हो गया। जैसे ही ये आर्मी रवाना हुई, सेंट्रल प्लेन्स में स्काई मैंशन अलायंस के हेडक्वार्टर से भी हजारों एक्सपर्ट निकल पड़े। पूरे इलाके में शोर मच गया। सबको समझ आ गया था कि इतनी बड़ी हलचल का मतलब सिर्फ एक है, हुन क्लैन के खिलाफ ग्रेट वॉर का आगाज। जंग का साया पूरे सेंट्रल प्लेन्स पर छा चुका था। ब्यूरियल स्काई माउंटेन रेंज सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्दर्न वेस्टर्न रीजन में स्थित था। आज के समय में कॉन्टिनेंट के बहुत से लोग इस इलाके से अनजान थे, लेकिन एंशिएंट क्लैंस के लिए ये जगह बहुत जानी मानी थी। यही वो जगह थी जहां बरसों पहले हुन और शाओ क्लैंस के बीच वह भीषण महायुद्ध हुआ था, जिसने पूरे सेंट्रल प्लेन्स को हिलाकर रख दिया था। पहाड़ों की गहराई में एक एंशिएंट बैटलफील्ड था, एक विशाल युद्ध का मैदान, जहां अब मैजिकल बीस्ट्स का राज था। ये एक खतरनाक और वीरान जगह मानी जाती थी, लेकिन आज का माहौल कुछ रहस्यमयी
था। वे मैजिकल बीस्ट जो बेखौफ घूमते थे पूरी तरह गायब हो चुके थे, जैसे उन्हें एहसास हो गया हो कि यहाँ कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। खामोश पहाड़ों के बीच अचानक हवा को चीरती हुई आवाजें गूंज उठी। पलक झपकते ही अनगिनत फिगर्स इस प्राचीन मैदान में उतर गए। हम पहुंच गए। गु युआन के पैर जैसे ही जमीन पर टिके, उनकी आंखों में पुरानी यादें उभर आईं। हजारों साल पहले भी जंग यहीं से शुरू हुई थी। उन्होंने आदेश दिया, पूरे माउंटेन रेंज की तलाशी लो। वे किसी भी तरह के एम्बुश के लिए तैयार रहना चाहते थे। यान जिन ने वीरान मैदान को देखते हुए कहा, लगता है हुन क्लैन अभी तक नहीं पहुंचा है। गु युआन ने सिर हिलाया। आसपास सिर्फ कुछ डरे हुए जानवरों के अलावा हुन क्लैन की कोई ऑरा महसूस नहीं हो रही थी। तभी किसी ने उत्तर की ओर देखते हुए कहा, स्काई मैंशन अलायंस के लोग आ गए हैं। वहाँ से कुछ जानी पहचानी रिपल्स आ रही थीं। जल्द ही उत्तर की दिशा से एक बड़ा ग्रुप पास आ गया। उनकी तादाद देखकर यान जिन और ले यिंग भी दंग रह गए। सबसे आगे आगे याओलाओ थे और उनके पीछे काइलिन, लिटिल फेरी डॉक्टर और शाओ चेन जैसे दिग्गज। यहाँ तक कि पिल टावर के एंसेस्टर और ओल्ड मैन शन नोंग भी साथ थे। दोनों ग्रुप्स ने आपस में ग्रीट किया। शाओ चेन सीधा शाओ यान के पास आए और पूछा, तुम ठीक तो हो? शाओ यान ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, पर उसने शाओ शुआन के गायब होने की खबर अभी उन्हें नहीं दी। वो जानता था कि ये खबर उन्हें अंदर तक तोड़ देगी। तभी एक खुशबू हवा में फैल गई। शाओ यान ने सिर उठाया तो सामने काइलिन का बर्फीला और खूबसूरत चेहरा था। शूनर ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए पूछा, एल्डर सिस्टर काइलिन, हम फिर मिले। शाओ शाओ कैसी है? काइलिन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो ठीक है, पर शिकायत कर रही है कि कोई शख्स घर से हमेशा गायब ही रहता है। ये सुनकर शाओ यान ने बेबसी से सिर हिलाया। शाओ यान ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हारी चोटें ठीक हो गई हैं? काइलिन का लहजा अब थोड़ा नरम था। पूरी तरह ठीक हूँ। इंतजार की घड़ियां लंबी होने लगी। जैसे ही सूरज अपने पीक पर पहुंचा, पत्थर पर बैठे शाओ यान और गु युआन ने एक साथ अपनी आंखें खोली। उनकी गहरी आवाज गूंजी। वे आ गए। पहाड़ों के बीच से अचानक ब्लैक फॉग निकलने लगा। देखते ही देखते वह फॉग एक ह्यूज स्पेशल टनल में बदल गया। आसमान में उस धुएं ने सूरज की रोशनी को ढक लिया और तापमान एकदम गिर गया। तभी एक हंसी गूंजी। बेरियल स्काई माउंटेन रेंज में बहुत अरसे बाद इतनी रौनक दिखी है। कोहरे के बीच से होन त्यान्डी सामने आया। उसके पीछे नहिलिटी डिवाउरिंग फ्लेम, 4 डीमन सेंट्स और हुन क्लैन की पूरी आर्मी खड़ी थी। ले यिंग ने हुन त्यान्डी को देखते ही गुस्से में कहा, हुन त्यान्डी, हमारे तीनों क्लैंस के एंशिएंट जेड्स वापस करो, वरना हम तुम्हारे हुन रेल्म को तबाह कर देंगे। हुन त्यान्डी उसकी बात पर हंसा और सीधा शाओ यान की आंखों में देखते हुए बोला, क्या इरादा है? एंशिएंट जेड के बदले अपने फादर को ले जाओगे या जबरदस्ती छीनने की कोशिश करोगे? शाओ यान की आवाज चट्टान जैसी सख्त थी। मुझे अपने पिता से मिलना है। हुन त्यान्डी ने हाथ लहराया और पीछे का स्पेस कांपने लगा। जंजीरों के खनकने की आवाज आई और काले कोहरे से बनी एक पिंजरे जैसी जेल आसमान में दिखाई दी। उसके भीतर एक बूढ़ा शख्स बैठा था जिसे जहरीले सांपों की तरह जंजीरों ने जकड़ रखा था। शाओ यान की नजरें जैसे ही उस बूढ़े फिगर पर पड़ी, उसका शरीर कांपने लगा। वो चेहरा धुंधला जरूर था, पर रगों में दौड़ते खून ने गवाही दे दी। वो उसके पिता शाओ यान ही थे। दशकों बीत गए थे। वह क्लैन हेड अब एक सफेद बालों वाला कमजोर और दुबला बूढ़ा बन चुका था। उन्हें बरसों तक कैद में रखा गया था। पिता की हालत देखकर शाओ यान के भीतर नफरत का लावा उबलने लगा। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची कि नाखूनों से खून रिसने लगा। हुन त्यान्डी, अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हारे पूरे हुन क्लैन को जड़ से खत्म कर दूंगा। शाओ यान की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसी पल उसके शरीर से एक ऐसी खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन निकली जिसने आसमान में बिजली कड़का दी। डी स्टेट सोल, हुन क्लैन के जो एक्सपर्ट्स अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, उनके चेहरे पत्थर जैसे हो गए। खुद हुन त्यान्डी का चेहरा भी बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि महज 15 दिनों में शाओ यान की सोल स्ट्रेंथ इस लेवल तक पहुंच जाएगी। अब उसे शाओ यान खतरा महसूस होने लगा था। जंजीरों में जकड़े शाओ जान ने जैसे ही हुन क्लैन एक्सपर्ट्स के मुंह से वो नाम सुना, उसका शरीर कांप उठा। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। धुंधली आंखों से उसने सामने हवा में खड़े काले कपड़ों वाले उस नौजवान को देखा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और कांपती हुई आवाज में बस एक ही लफ्ज निकला, यान, यानर। चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसर गया। सिर्फ वह ओल्ड वॉइस आसमान में गूंज रही थी जिसमें एक कभी न खत्म होने वाला दुख छिपा था। जब वे बरसों पहले अलग हुए थे तब शाओ यान महज एक कमजोर बच्चा था, लेकिन वो सेपरेशन दशकों तक खिंच गया। इस लंबे अरसे में उस नौजवान के दिल में नफरत भरी रही। उसने अपनी पूरी ताकत से ट्रेनिंग की, बार बार मौत के मुंह से बचकर निकला और अपनी हर लिमिट को तोड़ दिया। ये सब सिर्फ इसलिए था ताकि वो अपने फादर को रेस्क्यू कर सके, जिन्होंने कभी उसे अपनी जान से ज्यादा चाहा था, और उन्हें उनके बुढ़ापे में फिर से सुकून भरी जिंदगी दे सके। गु युआन और बाकी सब खामोश हो गए जब उन्होंने हवा में खड़े उस दुबले पतले नौजवान को देखा। वे शाओ यान के पास्ट के बारे में काफी कुछ जानते थे, इसलिए वे समझ सकते
सकते थे कि उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत और सैक्रिफाइस किया है। एक आम इंसान सिर्फ उसकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट देख सकता था, पर वे भूल गए कि इस चमकती कामयाबी के पीछे कितनी ही लाइफ एंड डेथ बैटल्स छिपी हुई थीं। सबने मन ही मन माना कि अगर वे उसकी जगह होते तो शायद शाओयान से बेहतर कभी नहीं कर पाते। आखिर शाओयान ने सिर्फ खुद पर भरोसा किया था। उस वक्त के महान शाओ क्लैन ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा। शुनर ने अपने होंठ भींचे, उसकी आंखों में लाली छा गई जब उसने सामने कांपते हुए उस वजूद को देखा। जेल के भीतर उस बूढ़ी फिगर ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाया। उसकी आंखें उस काले कपड़ों वाले जवान को निहार रही थीं। उस मैच्योर्ड चेहरे पर आज भी उसे बरसों पहले के उस मासूम बच्चे की झलक दिख रही थी। वो बेटा जिस पर उसे कभी बहुत गर्व था, वाकई उसके सामने खड़ा था। बच्चे, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अचानक वो आगे की तरफ झपटा और फटी हुई आवाज में दहाड़ा, यानर, यहाँ से भाग जाओ। हुन क्लैन की कैद में रहने की वजह से वो जानता था कि ये लोग कितने टेरिफाइंग हैं। जियामा एम्पायर पर राज करने वाले डाओ हुआंग या डाओ जोंग यहाँ महज मामूली लोग थे। ऐसी ताकत किसी को भी होपलेस करने के लिए काफी थी। शाओयान ने अपने फादर को देखा जो भारी जंजीरों में जकड़ा हुआ था। कम से कम उसके पिता अभी जिंदा तो थे। हुन तियांडी धीरे से हंसा। कितना भावुक मंजर है, उसने शाओयान की ओर देखकर कहा। शायद तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम्हारे पिता की टैलेंट मामूली थी। अगर वे नॉर्मल ट्रेनिंग करते तो अपनी पूरी लाइफ टाइम में डाओ हुआंग भी नहीं बन पाते। उन्हें आज तक सलामत रखने के लिए हमने अपने हुन क्लैन की कीमती मेडिसिनल पिल्स उन्हें दी हैं, वरना उनके साथ कब का कोई हादसा हो गया होता। गु युआन और बाकी सबने हुन तियांडी की बात सुनकर माथे पर बल डाल लिए, लेकिन शाओयान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, आप बेफिक्र रहिए। शाओयान इस बड़े फेवर को हमेशा याद रखेगा। ले यिंग और बाकी सब उस मुस्कान को देखकर ठिठक गए। उनके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। खौफनाक दिखने वाला इंसान खतरनाक नहीं होता। खतरनाक वो होता है जो दिल में मर्डरस इंटेंट रखते हुए भी चेहरे पर मुस्कान ला सके। हुन तियांडी का चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ा। शाओयान की टैलेंट शाओ शुआन जैसी ही थी, पर उसकी बेरहमी उससे कहीं ज्यादा थी। उसे समझ आ गया कि शाओयान की बातें सिर्फ गुस्से के शब्द नहीं थे। अगर मौका मिला तो ये लड़का पूरे हुन क्लैन का नामो निशान मिटा देगा। शाओयान ने अपना हाथ खोला और आखिरी तोशी एंशिएंट गॉड जेड वहाँ चमकने लगा। उसने कोई नकली जेड इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि हुन तियांडी जैसे एक्सपर्ट के सामने ये ट्रिक काम नहीं करेगी। हुन तियांडी की आंखों में लालच चमकने लगी। एक बार ये आखिरी टुकड़ा मिल जाए तो वह एंशिएंट गॉड मैंशन खोल सकेगा और उसके भीतर मौजूद डीटियर पिल से दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा। तब ये अलायंस उसके सामने एक चींटी जैसा होगा। हुन तियांडी ने अपनी नजरें हटाते हुए कहा, हम आदमी और जेड एक साथ एक्सचेंज करेंगे। तुम जानते हो कि तुम्हारे पिता को मारना मेरे लिए कितना आसान है, इसलिए कोई भी चालाकी मत दिखाना। शाओयान ने इशारा किया और जेड धीरे धीरे हवा में ऊपर उठा। हुन तियांडी ने भी जंजीरें खोल दी और कोहरे की जेल हटा दी। उसने शाओजान को एक काली रोशनी में लपेटकर आगे भेजा। धीरे धीरे जेड और शाओयान के फादर एक दूसरे की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही एक्सचेंज हुआ, शाओयान ने तेजी से झपटकर अपने पिता को पकड़ लिया और उनके शरीर से काली जंजीरें काट दी। जैसे ही जेड हुन तियांडी के हाथ लगा, वो जोर से हंसने लगा। उसका सपना अब उसकी मुट्ठी में था। शाओयान का शरीर खुशी से कांप रहा था। वो उन्हें लेकर फौरन अपने अलायंस के बीच पहुंचा और उन्हें नीचे बिठाया। यानर, क्या सच में ये तुम हो? शाओजन के लिए सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था। उनके कांपते हाथों ने शाओयान के चेहरे को छुआ, जैसे डर रहे हों कि कहीं ये कोई सपना ना हो। पिताजी, आपने बहुत दुख झेले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। पिता की हालत देखकर शाओयान की आंखें भर आईं और वो उनके पैरों में गिर पड़ा। यानर, जल्दी उठो। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पिता यूजलेस थे। शाओयान ने उसे उठाया। शाओयान ने अपने आंसुओं को पोंछा और धीरे से कहा, पिताजी, बड़े भाई आपका इंतजार कर रहे हैं। जंग खत्म होते ही मैं आपको उनसे मिलाऊंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ हिसाब बराबर करने हैं। उसने अपने एक्सपर्ट्स को आदेश दिया, मेरे पिता की प्रोटेक्ट करो। ये सुनते ही काफी एक्सपर्ट ने शाओशान को चारों तरफ से घेरते हुए कहा, अलायंस चीफ, आप बेफिक्र रहिए, हम अपनी डेथ तक इनकी प्रोटेक्ट करेंगे। शाओयान जैसे ही पलटा, उसकी आंखों में मर्डरस इंटेंट छा गया। उसे अब सिर्फ खून चाहिए था। गु युआन और ले यिंग ने उसकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक ही सिहरन थी। हुन क्लैन ने सारे जेड्स जमा कर लिए थे। उन्हें अब यहाँ से जिंदा जाने नहीं दिया जा सकता था। शाओयान ने उनकी तरफ देखा, फिर सिर उठाकर हुन तियांडी को देखा। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मोड़ आया और गरजते हुए बोला, हमला करो। और इसी खतरनाक सीन के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल होने वाली है और इस बैटल के दौरान शाओयान अपनी डी सोल स्टेट की पावर का यूज करके हुन क्लैन के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर्स को डायरेक्टली किल करने वाला है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम टारगेट रखते हैं 130 कमेंट्स और 850 लाइक्स का। तो जल्दी से इस टारगेट को कंप्लीट करवा देना। और हाँ, मेरी कम्युनिटी पोस्ट्स को भी चेक करते रहा करो।